दोस्तों, मैं संदीप कुमार दत्त आपका सुपीरियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। हमने पहले वीडियो में देखा था प्रदूषण और प्रदूषण को परिभाषित करते हुए हमने देखा था प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, प्रदूषण से हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार की समस्याएं सामने आ जाती हैं। तो हमने बताया कि पॉल्यूशन क्या है। जब जल, थल और वायु में अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं जिसके कारण तमाम प्रकार की समस्याएं सामने आ जाती हैं, उसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण को हमने 4 भागों में बांटा था, जिस पर हमने चर्चा की थी। वायु प्रदूषण को विस्तृत रूप से पढ़ा था और हमने देखा था जल प्रदूषण, जिसको आज हम पढ़ेंगे और हमने मृदा प्रदूषण भी देखा और ध्वनि प्रदूषण, जिसको हम किसी दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे। तो आइए वायु प्रदूषण हम क्विक रिवीजन करते हैं। वायु प्रदूषण क्या है? जब वायु में अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं जिसके कारण वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है और ये तमाम प्रकार की समस्याएं सामने ला देती है, इसे ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण फैलाने वाले कारक निम्नलिखित हैं जो हमने कल बताया था, जिसमें से हमने देखा था CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड 50% वायु प्रदूषक फैलाती है, अर्थात 50% योगदान है इसका वायु प्रदूषण फैलाने पर। इसके बाद हमने देखा था SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर अम्लीय वर्षा कह देते हैं, इसी हम तेजाबी वर्षा कहते हैं। इसी के कारण पत्थरों में स्टोन लिप्रेसी रोग हो जाता है और मानवीय जीवन को भी कैंसर जैसी समस्याओं को स्वीकार करना पड़ता है। इसके बढ़ते क्रम में हमने देखा था सीसा युक्त वायु ग्रहण करने से कौन सी बीमारी हो जाती है। हमने पार्थेनियम को भी देखा था, क्योंकि इसको हम कांग्रेस भी कहते हैं, कांग्रेस घास कहते हैं। और हमने धूल कण देखे थे, इससे क्या समस्या आ जाती है। और हमने लास्ट में ABC को भी देखा था, एशियन ब्राउन क्लाउड क्या होता है? जब वायुमंडल में धूल और कण, कालिक इत्यादि जमा हो जाती है, इसी धूल कालिक कण के जमा होने से एक एरोसोल बन जाती है और इसी एरोसोल में सूर्य की किरणें प्रभावित हो जाती हैं जो पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं, जिससे धुंध कोहरा बना रहता है। इसी को हम एशियन ब्राउन क्लाउड कहते हैं। एशियन ब्राउन क्लाउड से भी हमारा दैनिक जीवन प्रभावित होता है और जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। तो अब हम देखते हैं जल प्रदूषण। पहले हम देखेंगे जल प्रदूषण क्या है। तो हम इसको परिभाषित करते हुए कह सकते हैं, जब जल स्रोतों में अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं तो जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसी को हम जल प्रदूषण कह देते हैं। जल में अवांछित पदार्थों के मिल जाने से जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, ये पीने योग्य नहीं रहता है, इसीलिए ये जल प्रदूषण बन जाता है। वास्तववाद ये अवांछित पदार्थ हमको औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाने वाले रसायनों के द्वारा और वाहित मलमूत्र कचरा के द्वारा ये हमें प्राप्त होता है अवांछित पदार्थ।
तो अब हम देखेंगे कि जल प्रदूषण फैलाने में कौन कौन से प्रदूषक सहायक हैं। तो हम आज इसके अंतर्गत प्रदूषकों को छूते हुए देखेंगे जल प्रदूषण का परिणाम, जल प्रदूषण से क्या क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। तो अब हम देखें जल प्रदूषक जल प्रदूषक में हम देखेंगे आर्सेनिक, इसको AR से हम दर्शा सकते हैं। वास्तव रूप से अब आर्सेनिक की बात करें तो इसे हम सांख्या के नाम से भी जानते हैं, सांख्या के नाम से भी जानते हैं। आर्सेनिक गंगा के तटीय इलाकों में भूमिगत जल में पाया जाता है। गंगा के सांख्या गंगा के तटीय इलाकों में भूमिगत जल में पाया जाता है। इसे सांख्या कहते हैं और ये गंगा के तटीय इलाकों के भूमिगत जल में पाया जाता है। आर्सेनिक युक्त जल पीने से ब्लैकफुट नामक बीमारी हो जाती है। इसी प्रकार की एक प्रदूषक है फ्लोराइड। फ्लोराइड ये भी गंगा के तटीय इलाकों के भूमिगत जल में पाई जाती है। गंगा के तटीय इलाकों में भूमिगत जल में पाई जाती है। फ्लोराइड मिला जल पीने से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। फ्लोराइड युक्त जल पीने से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अब हम देखेंगे कैडमियम युक्त जल पीने से इटाई बीमारी हो जाती है। इटाई नामक बीमारी हो जाती है। कैडमियम युक्त जल पीने से इटाई बीमारी हो जाती है। वास्तव बात ये वायु प्रदूषक है, इसलिए इसे सांस की बीमारी कहा जाता है क्योंकि ये रिस्पिरेटरी पॉइजन है। इससे सांस की बीमारी हो जाती है, इसलिए इसे रिस्पिरेटरी पॉइजन कह देते हैं। अब हम देखते हैं पारा भी एक वायु प्रदूषक है। पारा युक्त जल पीने से मिनी माता नामक रोग हो जाता है। ये कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है, तो मिनी माता नामक रोग हो जाता है। ये बीमारी सर्वप्रथम जापान में देखी गई। नाइट्रोजन की बात करें हम तो नाइट्रोजन युक्त जल पीने से ब्लू बेबी नामक रोग हो जाता है।
क्लोरीन भी एक जल प्रदूषक है। क्लोरीन युक्त जल प्रयोग करने से स्किन जल जाती है, यानी त्वचा जल जाती है। यदि जल में क्लोरीन की मात्रा अत्यधिक है तो इससे त्वचा जल जाती है। तो अब हमने देखा इसके अंतर्गत आर्सेनिक, हमने देखा आर्सेनिक, फिर देखा फ्लोराइड, फिर देखा कैडमियम, फिर हमने देखा पारा, फिर हमने देखा नाइट्रोजन, और देखा हमने क्लोरीन। ये क्या है? ये जल प्रदूषक है। अब हम देखेंगे जल प्रदूषण का परिणाम। जल प्रदूषण से क्या क्या परिणाम सामने आ सकते हैं ये देखेंगे। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे यूट्रिफिकेशन यानी सुपोषण। जल प्रदूषण के परिणाम, जल प्रदूषण के परिणाम। तो जल प्रदूषण के परिणाम हम इसके अंतर्गत देखें सुपोषण। जल में सुपोषण स्तर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है देखते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहें तो यूट्रिफिकेशन कह देते हैं, यूट्रिफिकेशन। तो हम देखते हैं जब जल स्रोतों में वाहित मल जल स्रोत में वाहित मल या शुगर मिल का कचरा जल में मिल जाता है। किसमें? जल स्रोतों में मिल जाता है। तो इससे फास्फेट और नाइट्रेट की मात्रा जल में बढ़ जाती है। फास्फेट और नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। फास्फेट और नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से जल में पोषण स्तर बढ़ जाता है। जल में पोषण स्तर बढ़ने को ही हम कहते हैं सुपोषण, यूट्रिफिकेशन। दोस्तों समझना सुपोषण क्या है। जब जल स्रोतों में अपशिष्ट पदार्थ मिल जाता है, अपशिष्ट पदार्थ के मिलने से जल में फास्फेट और नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। फास्फेट नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है जिससे जल का पोषण स्तर बढ़ जाता है। इसी को हम कहते हैं सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन। इसी यूट्रिफिकेशन से हमारा आता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ेंगे हम सुपोषण को पढ़ते हुए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वायु जल प्रदूषण के अंतर्गत, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जल प्रदूषण के अंतर्गत। तो हम देखते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हमने बताया कि जब वाहित मल या शुगर मिल का कचरा या कहें फिर अपशिष्ट जल में मिल जाता है तो फास्फेट और नाइट्रेट की मात्रा
नाइट्रेट की मात्रा जल में बढ़ जाती है, नाइट्रेट की मात्रा जल में बढ़ जाती है, जिससे जल का क्या होता है, पोषण स्तर बढ़ जाता है, पोषण स्तर बढ़ जाता है, पोषण स्तर बढ़ जाता है। पोषण स्तर बढ़ने को सुपोषण कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। और सुपोषण होने पर क्या होता है कि जल में सुपोषण स्तर बढ़ने से जल में क्या नई नई प्रजातियां या वनस्पतियां जन्मती हैं, नई नई प्रजातियों का या वनस्पतियों का जन्म होता है, वनस्पतियों का जन्म होता है। नई नई वनस्पतियों का जन्म होता है, कीटाणु यानी जीवाणुओं का जन्म होता है, नए नए जीवाणुओं का जन्म होता है, और ये ऑक्सीजन की मांग करते हैं, ऑक्सीजन की मांग करते हैं। इसी को ही हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, यानी जैविक ऑक्सीजन मांग। इसी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कह देते हैं, इसी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन में देखते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। जब जल स्रोतों में अपशिष्ट पदार्थ मिल जाता है, जिसके कारण जल में फास्फेट और नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, फास्फेट और नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। फास्फेट और नाइट्रेट की मात्रा बढ़ते ही जल का सुपोषण स्तर यानी पोषण स्तर बढ़ जाता है। पोषण स्तर बढ़ने को ही हम सुपोषण कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। सुपोषण के चलते जल में तमाम प्रकार की वनस्पतियां जन्मती हैं और बैक्टीरिया, वायरस जैसे सूक्ष्म जीव भी जन्म लेते हैं, और ये ऑक्सीजन की मांग कर देते हैं, ऑक्सीजन की मांग कर देते हैं। ऑक्सीजन की मांग करने को ही हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उचित अर्थात हम अगर कहें तो जल में पहले की अपेक्षा, जल में ये जैसे वाटर है, किसी स्थान में वाटर भरा है, जल में पहले की अपेक्षा ऑक्सीजन की मांग का बढ़ जाना ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। जल प्रदूषण तभी होता है जब BOD ग्रेटर देन DO हो, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ग्रेटर देन डिजोल्व ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन से कम हो, यानी कि बायोलॉजिकल डिमांड अधिक हो और डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कह देते हैं। यदि BOD और DOD बराबर है, यदि BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिजोल्व ऑक्सीजन बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि जल स्वच्छ है, इससे जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर हम एक सामान्य बात करें तो 5 मिलीग्राम BOD प्रत्येक लीटर में होनी चाहिए, यानी पीने वाला पानी, पीने वाले जल में 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। ये पीने वाले जल में 1 लीटर में 5 मिलीग्राम BOD होनी चाहिए। यदि हम नहाने वाले जल की बात करें तो ये 4 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, 1 लीटर में 4 मिलीग्राम BOD होनी चाहिए। तो हम इसी के संदर्भ में पढ़ेंगे BOD और COD। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD दोस्तों समझ में आ गया होगा। मैंने प्रयास किया कि आपको समझ में आया हो। और इसी संदर्भ में हम पढ़ेंगे
COD। BOD और COD ये दो तरह का डिमांड होता है। तो ये होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी को हम संक्षिप्त में कह देते हैं COD। COD कह देते हैं। तो हम COD किसे कहते हैं? जब जल में उपस्थित, जल में क्या होता है, कुछ अकार्बनिक तत्व भी होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ से क्रिया, यानी कि जो जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ हैं, जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ है, इनको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के लिए, किससे अभिक्रिया करने के लिए? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के लिए COD ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की मांग होती है। इसी को हम COD कह देते हैं। इसी को हम COD कह देते हैं। अर्थात हम एक बार फिर से इसकी डिफिनीशन बताना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाए, क्योंकि ये जल प्रदूषण में BOD और COD बहुत ही कठिन टॉपिक हैं, बहुत ही कठिन है, जो अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। तो हम एक बार इसको अच्छे से परिभाषित करते हुए कहते हैं, जब जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ, जैसे अकार्बनिक पदार्थ जैसे होते हैं लोहा, तांबा, ये जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये जल से अभिक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की मांग करते हैं। ऑक्सीजन की मांग करते हैं, इसे ही हम COD कह देते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कह देते हैं। इस प्रकार BOD और COD दोनों से जल का प्रदूषण मापा जा सकता है। एक बार फिर COD जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों से क्रिया करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसे ही हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं गंगा का निर्मलीकरण। गंगा का जल क्यों स्वच्छ रहता अपने आप में, ये देखते हैं। हमेशा हमारे यहाँ अपने देश में एक बात कही जाती है कि गंगा के जल में कभी भी कीटाणु नहीं पड़ते हैं, कितने दिन भी रखा रहे वो स्वच्छ रखा रहता, साफ रखा रहता है। तो उसका कारण क्या होता है? तो आइए हम देखते हैं गंगा का निर्मलीकरण। गंगा के जल में स्वयं के जल को स्वच्छ करने की कैपेसिटी है, क्योंकि इसके जल में, गंगा के जल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं, जो जल में आने वाले वायरसों का भक्षण कर देते हैं, जिससे कि जल में गंदगी नहीं हो पाती है और किसी प्रकार का जीवाणु नहीं आ पाता है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, शहरीकरण के चलते गंगा के जल में तमाम प्रकार के अपशिष्ट मिलाए जा रहे हैं, जिससे कि नए नए वायरस और मजबूती के साथ पैदा हो रहे हैं गंगा के जल में। और ये वायरस उल्टा प्रक्रिया कर रहे हैं, ये वायरस बैक्टीरिया को खा रहे हैं। इसी को हम बैक्टीरियोफेज कह देते हैं। जब वायरस बैक्टीरिया को खा जाते हैं तो गंगा के जल को साफ करने वाली बैक्टीरिया का ना रहने के कारण गंगा का जल
दूषित होने लगता है। यही कारण है कि आजकल गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज अत्यधिक हो रहा है और गंगा का जल दूषित दिन प्रतिदिन हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो एक बार फिर से देखते हैं गंगा का निर्मलीकरण। गंगा में अपने निर्मलीकरण की क्षमता होती है, हमने जैसे बताया, क्योंकि बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया गंगा की गंदगी को खा लेते हैं, गंदगी को खा लेते हैं। गंगा की गंदगी जितनी गंगा में जितनी गंदगी आती है उसको खा लेते हैं, ये खा लेते हैं। और इसी के खाने के कारण जब वायरस या गंदगी को खा लेते हैं तो इसी के कारण गंगा का जल स्वच्छ और निर्मल बना रहता है और लंबे अवधि तक घर में रखने पर वो जल उतना ही स्वच्छ रहता है जितना पहले था। इसी को हम कहते हैं गंगा का निर्मलीकरण। और अपशिष्ट पदार्थ, मलमूत्र, कचरा इत्यादि मिलाए जाने से ये क्या कि बैक्टीरियों की संख्या में कमी आ रही है और वायरस बढ़ रहे हैं जो गंगा के जल को प्रभावित करते हैं, गंगा के जल को दूषित करते हैं। इसी को हम कहते हैं कि गंगा के जल में प्रदूषण फैल रहा है, गंगा का जल दूषित हो रहा है। यही कारण था कि गंगा के जल में पहले कोई यदि व्यक्ति स्किन से प्रॉब्लम होता था, स्किन यानी त्वचा में किसी प्रकार की समस्या होती थी, तो गंगा के जल में नहाने से उसकी त्वचा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। यही एक धारणा थी। और गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है, 2510 किलोमीटर है, जो सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों, आज का टॉपिक समाप्त। अब आएंगे अगले टॉपिक में, यानी कि हम पढ़ेंगे दूसरे दिन कभी। देखते हैं मृदा प्रदूषण को हम देखते हुए हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण देखेंगे। अब दोस्तों आप बता दें कि ये वीडियो एसएससी, रेलवे या यूपीएसआई, यूपीपीसीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हम ये टॉपिक कराने के बाद लाएंगे क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड होंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे। और हम सोचते हैं कि हम अपने माध्यम से पूरा पर्यावरण पढ़ा दें। इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, जियोग्राफी भी पढ़ाएंगे और साइंस भी पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।